प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। इतिहास विषय की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत मूवमेंट यानी खलीफा की सत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। प्रथम महायुद्ध के समय तुर्की साम्राज्य के शासक सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय मुसलमानों के खलीफा थे। भारत के मुसलमान भी इन्हें अपना खलीफा अर्थात धर्मगुरु समझते थे और उनके प्रति निष्ठा रखते थे। सामान्यतः इन मुसलमानों की निष्ठा खलीफा के राज्य के प्रति थी, उस राष्ट्र के प्रति नहीं जहाँ के वे नागरिक थे। यानी खलीफा का पद का मतलब ये होता था कि पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान हैं वो उसे अपना धार्मिक गुरु समझते थे। और जिस भी राज्य का राजा खलीफा होता था तो की प्रति जो है सभी मुसलमानों की निष्ठा होती थी। और उस समय जो खलीफा थे वो तुर्की साम्राज्य के शासक थे। विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन की वजह क्या थी, उसके कारण क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों द्वारा धार्मिक कारणों की वजह से किया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इस महायुद्ध में टर्की अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी के साथ संघर्ष कर रहा था। अतः नवंबर 1914 ईस्वी में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। यानी वह मित्र राष्ट्रों के विरोधी गुट में शामिल था। भारतीय मुसलमान अब अंतर्द्वंद की स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि युद्ध में एक और अंग्रेज सरकार थी जिसके प्रति मुसलमानों की निष्ठा थी, दूसरी ओर टर्की था जिसके प्रति उनकी गहरी धार्मिक निष्ठा थी। यानी राजनीतिक निष्ठा और धार्मिक निष्ठा के अंतर्द्वंद में भारतीय मुसलमान थे। भारत में जब तक मुगल साम्राज्य था तब तक तो भारत के मुसलमान भारत से बाहर किसी खलीफा या आध्यात्मिक नेता से प्रेरणा नहीं लेते थे। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 19वीं सदी में भारतीय मस्जिदों में टर्की के सुल्तान का नाम लिया जाने लगा, उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब उनके लिए ये असमंजस की स्थिति थी कि वे टर्की का साथ दें या ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध लड़े, 1915 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उसके अध्यक्ष मजहरुल हक ने कहा, हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे खलीफा की सरकार हमारे सम्राट की सरकार से युद्धरत है। अंग्रेज और मुसलमान सरकारों में संघर्ष मुसलमानों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लाम के अनुयायी लोगों की ये कामना है कि जल्द से जल्द शांति की स्थापना हो और भविष्य में मुसलमानों की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आए। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि भारत में जब तक, जैसा कि मैंने कहा, मुगल साम्राज्य था, उन्हें किसी को भी बाहरी व्यक्ति को खलीफा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने जो है अपना एक धार्मिक नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुन लिया। और अंग्रेज़ों के साथ जो निष्ठा उनकी थी, क्योंकि वे भारत की जो है शासन सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, तो एक और तो धार्मिक कारण थे, दूसरी ओर राजनीतिक निष्ठा थी। अधिकांश भारतीय मुसलमान नेता जो है वो तुर्कों का साथ देने के पक्ष में, यानी तुर्की का साथ देने के पक्ष में थे। ऐसे नेताओं में अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी यानी डॉक्टर AM अंसारी, अब्दुल बारी, मोहम्मद अल हसन व हकीम अजमल खां आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने इस्लाम की परंपराओं का उल्लेख किया। वे मोहम्मद अली ने अपने अखबार कामरेड नामक पत्र के द्वारा तुर्की का समर्थन किया। और ये जो बंगाल का विभाजन जब रद्द किया जाने के कारण भी मुसलमान ब्रिटिश सरकार से उस समय असंतुष्ट थे। अब अंग्रेज़ों की मुस्लिम विरोधी नीति से जिसमें टर्की के राष्ट्रीय नेताओं ने मुसलमानों को अवगत कराया, तो वे अब चिंतित हो गए। महायुद्ध शुरू हो जाने पर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों सहित सभी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। अतः मुसलमानों की ब्रिटेन के प्रति निष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आश्वासन दिए कि टर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा
तथा अरब और मेसोपोटामिया के पवित्र इस्लामी स्थलों की रक्षा की जाएगी। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एशिया माइनर और थ्रेस के समृद्ध और प्रसिद्ध भूभागों को, जहां अधिकतर तुर्क जाति के लोग निवास करते हैं, टर्की से छीन लें। तो विद्यार्थियों, इन आश्वासनों के बाद जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में और टर्की के खिलाफ अर्थात अपने ही धर्म भाइयों से युद्ध लड़ा। महायुद्ध में जर्मनी व टर्की की पराजय हुई। अतः मुसलमानों को ये समाचार मिलने लगे कि टर्की को अपमानजनक शर्तें मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। उन्हें यह भी भय था कि पवित्र इस्लामी भूभाग भी मुसलमानों के अधिकार से बाहर चले जाएंगे। वायसराय इसी के साथ जो है सेवर्स की संधि हुई, तो वह जो है पराजित तुर्की राष्ट्र और विजेता मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। और हम बात करेंगे कि सेवर्स की संधि का खिलाफत आंदोलन से क्या संबंध है। तो टर्की के साथ संधि वार्ता के फलस्वरूप 15 मई 1920 को जो सेवर्स की संधि संपन्न हुई, उसमें उन आश्वासनों को पूरी तरह अवहेलना उनकी कर दी गई जो युद्ध काल में लॉर्ड जॉर्ज और ब्रिटिश शासन ने भारतीय मुसलमानों को दिए थे, जिसकी चर्चा मैंने अभी पूर्व में की। संधि के परिणाम स्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया, यानी तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया। थ्रेस यूनान को दे दिया गया। टर्की के अरब प्रांतों सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और इराक को फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश शासनादेश के अंतर्गत रख दिया गया। पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन यहूदियों को सौंप दिया गया, जिसे उन्हें अपनी मातृभूमि बनाना था। और मिस्र को टर्की से छीनकर ब्रिटेन द्वारा संरक्षित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये सारी जो चीज़ें थी तो वह भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी कष्टप्रद थी। जो तुर्की का सुल्तान था उसकी स्थिति अब एक कैदी के समान बना दी गई थी। और साथ ही इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री के विश्वासघात ने भारतीय मुसलमानों को हतप्रभ कर दिया। उन्होंने जब इस संदर्भ में भारतीय वायसराय से बात की तो उसका उत्तर अत्यंत निराशाजनक था। वायसराय ने कहा, तुर्की उससे अधिक और किसी व्यवहार की आशा नहीं कर सकता जिसकी आशा जर्मनी के पक्ष में तलवार उठाने वाले अन्य देश करते हैं। उसे युद्ध में शामिल होने, यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के परिणाम भुगतने होंगे। डॉक्टर ताराचंद इस संदर्भ में लिखते हैं कि विश्वासघात की इससे अधिक जघन्य और कोई मिसाल नहीं मिल सकती। अब विद्यार्थियों, ये तो रहे कारण जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी खिलाफत आंदोलन का जो है जन्म और उसकी प्रगति क्या थी, उसके प्रोग्राम्स क्या थे, उसके कार्यक्रम क्या थे। अंग्रेजों के इस व्यवहार के खिलाफ नाराज भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। सेवर्स की संधि 1920 में हुई थी, किंतु भारतीय मुसलमानों को 1918 से ही अंग्रेजों के इरादों का पता चलने लगा था। 1918 में इंग्लैंड के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही अरबों ने भी अपने खलीफा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अतः दिसंबर 1918 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मक्का के शरीफ हुसैन की कटु आलोचना की गई, जिसने अंग्रेजों के भड़काने पर तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस अधिवेशन में यह भी मांग की गई कि मुसलमान राष्ट्रों की अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा इस्लाम के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों को खलीफा को लौटाया जाए। खिलाफत आंदोलन के विचार का उदय 1919 में ही हो गया था। फिरंगी महल लखनऊ के अब्दुल बारी ने खिलाफत आंदोलन के लिए अनेक उलेमाओं का समर्थन प्राप्त किया और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की स्थापना हुई। खिलाफत का आशय था खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना का आंदोलन। यानी पूछा जाए आपसे कि खिलाफत आंदोलन क्या था, तो वह था खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए किया जाने वाला आंदोलन। खिलाफत का प्रश्न इस तथ्य पर आधारित था कि टर्की के सुल्तान मुसलमानों के माननीय खलीफा या धार्मिक प्रमुख थे और इस नाते उन्हें जज़ीरातुल अरब
में पवित्र इस्लामी महत्व के पवित्र स्थानों के संदर्भ में कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना होता था। इसके लिए आवश्यक था कि वे पवित्र स्थल उनकी देखरेख और नियंत्रण में रहें। इसलिए खिलाफतवादियों की कुछ मांगें थी, जिसमें पहली मांग है टर्की के सुल्तान और खलीफा की धार्मिक निष्ठा और लौकिक अधिकारों को बनाए रखा जाए, जिसका अर्थ था कि मुसलमान न्यायविदों द्वारा वर्णित पवित्र स्थलों के प्रति जिनके अंतर्गत पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया और अरब क्षेत्र भी सम्मिलित थे, खलीफा अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से यानी बिना बाधा के पालन कर सके। दूसरी मांग थी मुस्लिम राष्ट्रों की प्रभुसत्ता की गारंटी दी जाए। इसका आशय यह था कि उर्वर अर्धचंद्र प्रदेश के अरब देशों पर ब्रिटेन और फ्रांस के शासनादेश का निषेध, ब्रिटिश संरक्षण में पैलेस्टाइन की यहूदियों का निवास स्थान न बनाना और अरब क्षेत्रों का कबायली सरकारों में विभाजन न करना। यानी फिलिस्तीन समस्या जो वर्तमान में भी है और अरब देशों में जो भी संघर्षरत राज्य हैं अभी वर्तमान में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का जो तुर्की साम्राज्य का विभाजन और जो उन्होंने ये आदेश लागू किए, उसकी जड़ें हमें वहीं नज़र आती हैं। तो विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन की ये जो है प्रमुख मांगें थी और विश्व खिलाफत आंदोलनकारियों की उपरोक्त मांगों को पूरा करने में अंग्रेजों की कोई रुचि नहीं थी। अतः दिन प्रतिदिन भारतीय मुसलमानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों में व्याप्त असंतोष का अनुभव मोहम्मद अली के विचारों से किया जा सकता है। उनका कहना था कि विश्व भर के मुसलमानों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था खिलाफत है और तुर्की के प्रति उनकी निष्ठा धार्मिक है। तुर्की साम्राज्य के अंत का अर्थ होता मुसलमानों की अंतर्राष्ट्रीय एकता के प्रतीक खिलाफत का अंत। अतः मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु आह्वान किया, क्योंकि उनका विचार था कि गुलाम भारत तुर्की व खलीफा की सहायता करने में समर्थ नहीं है। अब बात करना चाहूँगी मैं गांधी जी और खिलाफत आंदोलन, यानी महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन का क्या संबंध है। तो गांधी जी ने शुरू से ही अपने को खिलाफत आंदोलन के साथ रखा था। 24 नवंबर 1919 को उनके सभापतित्व में ही अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का सुनहरा मौका समझकर 23 करोड़ हिंदुओं को आह्वान किया था कि वे 7 करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता के लिए आगे आएं और सरकार को मदद देना बंद कर दें। गांधी जी की सम्मति से ही 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से भेंट की, लेकिन वायसराय ने उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी की सहमति से ही एक सलाह से ही एक शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में इंग्लैंड गया। यद्यपि इस शिष्टमंडल को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का समर्थन प्राप्त था, किंतु उसे अपने उद्देश्य में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। शिष्टमंडल निराश होकर भारत लौट आया और मौलाना मोहम्मद अली अपने साथियों सहित कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी आश्वस्त थे कि मुसलमानों का पक्ष न्यायसंगत है और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा कि ये ठीक मेरी नैतिक जिम्मेदारी की भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तथा मुसलमानों के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया है। ये बिल्कुल सही है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता में सहायता दे रहा हूँ और उसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसमें बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला दुर्घटना, हंटर कमेटी की रिपोर्ट और साथ ही खिलाफत समस्या भी, जिसकी वजह से वो सहयोगी से असहयोगी बन गए थे। 20 फरवरी 1920 ईस्वी को कलकत्ता में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। इसके आधार पर महात्मा गांधी ने 10 मार्च 1920 को एक घोषणा पत्र जारी करके घोषणा की कि वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। इसके साथ ही 10 मार्च 1920 ईस्वी को संपूर्ण भारत में काला दिवस भी मनाया गया। 15 मई 1920 ईस्वी को सेवर्स की संधि की शर्तों की घोषणा की गई
और उनकी उस शर्तों को देखकर मुसलमान भयभीत हो उठे तथा तत्काल बम्बई में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। 20 मई 1920 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन को गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने की घोषणा की गई। यहाँ ये स्पष्ट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि कांग्रेस व खिलाफत समिति में प्रमुखतया 3 उद्देश्यों पर सहमति हुई थी, यानी 3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो दोनों पक्ष जो है सहमत थे। ये उद्देश्य निम्न प्रकार थे। पहला, पंजाब की शिकायतों को दूर करना। दूसरा, खिलाफत संबंधी अन्यायों को दूर करना। और तीसरा, स्वराज्य की स्थापना। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही वायसराय चेम्सफोर्ड को लिखा, सम्राट की सरकार ने खिलाफत के मामले में कपट, अनैतिकता और अन्यायपूर्ण कार्य किया है। ऐसी सरकार के लिए मेरे मन में न आदर रह सकता है और न सद्भाव। असहयोग के प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसमें महात्मा गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा बन गया। लेकिन 1922 में जब चोरी चोरा कांड की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया तो इस कार्य से खिलाफत आंदोलन को भी गहरा धक्का लगा, क्योंकि इसने उसे भी समाप्त कर दिया। किंतु फिर भी खिलाफत आंदोलन नाम मात्र के लिए चलता रहा। इस बीच तुर्की की घटनाओं ने इस आंदोलन को और भी कमज़ोर बना दिया। तुर्की में तुर्की में उस समय जो है युवा तुर्क आंदोलन चल रहा था और उसको सफलता भी मिली। और 1923 में कमाल पाशा तुर्की का शासक बन गया। वह बहुत आधुनिकीकरण उन्होंने तुर्की का किया और उन्होंने जो है तुर्की को गणतंत्र बना दिया। अतः खलीफा का पद जो कि वहाँ का शासक था वह केवल आध्यात्मिक ही रह गया। कुछ समय के बाद ही अब्दुल हमीद द्वितीय के भतीजे अब्दुल मजीद को खलीफा बनाया गया। किंतु खलीफा के पद के कारण हो रहे विदेशी हस्तक्षेप को देखते हुए कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 ईस्वी को खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, क्योंकि खलीफा के साथ जो व्यवहार किया था अंग्रेज़ों ने तो उससे बहुत सारे जो है मुसलमान विश्व में नाराज़ थे, खासतौर पर भारतीय मुसलमान, जिन्होंने ये हस्तक्षेप बाद में किया कि खलीफा के पद को भी बनाया रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में कमाल पाशा जो था, अतातुर्क की उपाधि उसकी थी, तो उसने ये सोचा कि विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए और इसके लिए खलीफा का पद को समाप्त उसने कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन स्वयं ही महत्वहीन हो गया और एक तरीके से जो है कमज़ोर पड़ के समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, क्यों ये शुरू किया गया, इनका कार्यक्रम क्या था, और साथ ही जो है असहयोग आंदोलन के साथ इसका जुड़ाव रहा। साथ ही महात्मा गांधी ने भी इसको जो है सहयोग दिया और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को उन्होंने जोड़ा, क्योंकि वो समझते थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का एक अच्छा मौका है। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि खलीफा को पद को तुर्की में खुद वहाँ के नेता के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। और जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। धन्यवाद। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है।